नमस्कार दोस्तों, मैं संध्या चौधरी। आज हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है बच्चा एक समस्या समाधान करता। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे समस्या क्या है, फिर हम देखेंगे समस्या के कितने प्रकार हो सकते हैं, फिर आगे हम देखेंगे समस्या समाधान की कौन-कौन सी विधियां हैं। तो सबसे पहले देखते हैं समस्या क्या है। किसी कार्य को करने के दौरान आई हुई बाधा या अड़चन ही समस्या है। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, उसमें कोई बाधा आ जाए, कोई अड़चन आ जाए जिससे हमारा काम रुक जाए, तो वो ही हमारे सामने क्या हुई, एक समस्या हुई। अब समस्या कितने प्रकार की हो सकती है। पहली है वास्तविक समस्या। अब वास्तविक समस्या क्या है, जो रियल में हो, जो वास्तव में हो। जैसे कहीं आई हुई प्राकृतिक आपदा, जैसे भूकंप या बाढ़। अब मान लो हम किसी राहत टीम में शामिल हैं और हमें लोगों को बचाना है, लोगों की मदद करनी है, तो ये कैसी समस्या हुई, ये हमारे सामने एक वास्तविक समस्या हुई। अब दूसरी है काल्पनिक समस्या। काल्पनिक समस्या क्या है, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना ना हो, जो सिर्फ कल्पना करके बनाई गई हो। जैसे गणित के प्रश्न। अब गणित के प्रश्न से क्या मतलब है, हमने एक उदाहरण लिया। मान लो यदि रीमा की आयु सीमा की आयु की 2 गुनी हो, तो 4 वर्ष बाद सीमा की आयु क्या होगी। अब ऐसे जो प्रश्न हमें गणित में मिलते हैं, क्या ये वास्तव में होते हैं। ऐसी कोई घटना नहीं होती है, ऐसा सच में नहीं होता है, ये कल्पना करके लिख दिया गया है। तो ये हमारे सामने कैसी समस्या होती है, ये काल्पनिक समस्या होती है। अब तीसरा समस्या में जो सबसे बड़ी चीज है, वो है चिन्ह या संकेत। कोई भी समस्या होगी उसमें चिन्ह या संकेत जरूर होगा। बिना चिन्ह या संकेत के कोई भी समस्या हम हल नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके सामने एक उदाहरण लिखा है, एक प्रश्न लिखा है कि 10 किताबों का मूल्य बताओ। अब क्या ये सवाल आप हल कर सकते हैं। नहीं। क्यों। क्योंकि आपको डायरेक्ट लिखा है 10 किताबों का मूल्य बताओ। जब तक आपको एक किताब का मूल्य नहीं पता होगा, आप 10 किताबों का मूल्य कैसे बताएंगे, नहीं बता सकते हैं। अब जो आपको एक किताब का मूल्य दिया होता है, वो ही आपको चिन्ह या संकेत के रूप में दिया होता है। तभी आप ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं, तभी आप ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं और 10 किताबों का मूल्य बता सकते हैं। अच्छा, मान लो आपके सामने ऐसा प्रश्न लिखा हुआ है, तो आप इसे कैसे हल करेंगे। आप इसमें क्या क्या चीजें बता सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा क्या बताएंगे, ये दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं। आप कहेंगे ये दोनों सम संख्याएं हैं। लेकिन आप इसका कोई हल, कोई उत्तर नहीं निकाल रहे हैं। अच्छा, अब मान लो हमने यहाँ प्लस कर दिया। अब आप क्या करेंगे, हाँ, इसका आंसर आप 12 बता देंगे। हमने माइनस कर दिया, आपने बता दिया 8। कैसे बताया आपने, जब हमने आपको चिन्ह दिया, जब हमने आपको संकेत दिया, हमने आपको चिन्ह दिया, तो आपको पता चला कि ये हमें प्लस करना है। हमने आपको चिन्ह दिया तो आपको समझ में आया ये चीजें हमें माइनस करनी है। जब तक आपको चिन्ह नहीं दिया गया, कोई संकेत नहीं दिया गया, आप इसका हल नहीं निकाल पाए। मतलब स्पष्ट है कि कोई भी समस्या होगी तो उसमें कोई ना कोई चिन्ह, कोई संकेत जरूर होगा। अब आगे है हमारा समस्या समाधान की विधियां। समस्या समाधान की पहली जो विधि है, प्रयास या त्रुटि विधि। अच्छा, एक बात बताइए, क्या हमने या आपने पहली ही बार में क ख ग ABCD या 1 2 3 लिखना सीख लिया था। नहीं। किसी किसी ने भी पहली ही बार में का लिखना नहीं सीखा। याद करिए अपना बचपन, हमने अपने टीचर को कितना परेशान किया है का लिखने में। हमें बार बार बोला जाता था एक छोटा सा का तुमसे नहीं लिखा जाता है, लेकिन हम नहीं लिख पाते थे। क्यों। क्योंकि उस दौरान हम गुजर रहे थे समस्या समाधान की इस विधि से, प्रयास या त्रुटि विधि से। अब क्योंकि यह समस्या समाधान की विधि है और प्रत्येक बच्चा त्रुटि प्रयास से ही सीखता है, इसलिए बच्चा क्या हुआ, बच्चा एक समस्या समाधान करता हुआ। दूसरी जो विधि है, सूझ विधि या अंतर्दृष्टि विधि। अब सूझ विधि क्या है, किसी समस्या समाधान के दौरान अगर अचानक
अचानक शब्द का बड़ा ही महत्व है। अचानक ही किसी को हल सूझ जाए तो वो क्या हुई, सूझ विधि हुई। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, हमने किसी बच्चे को बोला कि 9 गुणे 5 करो। किसी बच्चे को हम बोलते हैं 9 गुणे 5, अब ये तुमको हल करके दिखाना है। अब बच्चा जो है उसे टेबल कितनी आती है, 5 तक याद है। बच्चे को 9 की टेबल नहीं याद है। अब बच्चा परेशान है कि उसे तो 9 की टेबल याद ही नहीं है, कैसे वो इस चीज को हल करेगा। लेकिन अचानक ही उसके दिमाग में आता है और वो क्या करता है, 5 की टेबल 9 बार पढ़ता है और आंसर झट से लिख देता है 45। अब बच्चे ने इस दौरान कौन सी विधि का प्रयोग किया, बच्चे ने सूझ विधि का प्रयोग किया। मतलब उसे समझ में आ गया कि 5 का पहाड़ा अगर हम 9 बार पढ़ेंगे तो भी उतना ही आंसर आएगा जितना 9 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने में आएगा। मतलब बच्चे ने सूझ विधि से इस प्रश्न को हल किया। अब क्योंकि ये समस्या समाधान की विधि है, इसलिए बच्चा समस्या समाधान करता हुआ। अब तीसरी विधि जो है वो है अनसीखी विधि। अच्छा, अब बताइए आप, क्या आपने किसी नन्हे बच्चे को अंधेरे कमरे में खिलौने से खेलते हुए देखा है? नहीं, नहीं देखा है। हम आप तो लाइट ऑफ करके अपना फोन चलाते हैं आराम से, हमें कोई डर नहीं होता। लेकिन वहीं एक बच्चा जो होता है वो कमरे में है और अगर आप लाइट बंद कर देते हैं, भले ही आप उसके साथ खड़े हों, उसके मम्मी पापा भाई बहन सब खड़े हों, लेकिन बच्चा रोता है। जैसे ही आप लाइट बंद करते हैं बच्चा तुरंत रोएगा। क्यों? क्योंकि वो अंधेरे को खतरा मानता है। और यह समस्या समाधान की कैसी विधि है? अनसीखी विधि। इसको सीखने के लिए बच्चे को कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई, बच्चे को सिखाया नहीं गया, क्योंकि यह समस्या समाधान की विधि है जो बच्चे को सीखने की जरूरत नहीं है। इसलिए बच्चा क्या बना? बच्चा एक समस्या समाधान करता बना। अब आगे है हमारी वैज्ञानिक विधि। अब जो वैज्ञानिक विधि है इसके 6 चरण हैं। हम पहले चरण को देखते हैं। पहला है समस्या को पहचानना, दूसरा है सूचना या आंकड़े इकट्ठा करना, तीसरा है संकल्पना का निर्माण करना, चौथा है संकल्पना पर प्रयोग करना, पांचवा है प्रयोग से प्राप्त आंकड़े को जांचना और छठा और अंतिम है निष्कर्ष निकालना। अब हम एक उदाहरण लेते हैं और इन 6 को हम देखते हैं। मान लो हमने किसी बच्चे से बोला 6 गुणे मतलब 6 में 4 का गुणा करने को बोला। अब बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा सबसे पहले उसे देखेगा, पहचानेगा। ये क्या हुआ, जब उसने देखा उसे पता चल गया कि हाँ उसे गुणा करना है। ये हुआ समस्या को पहचानना। अब उसे क्या क्या चीजें ज्ञात हैं, मतलब उसे 4 और 6 दो संख्याएं दी हुई हैं जिसका उसे गुणा करना है। यह क्या हुआ? सूचना या आंकड़े को इकट्ठा करना। अब वो 4 और 6 का गुणा कैसे करेगा? कौन सा तरीका अपनाएगा? कौन सा तरीका अपनाएगा जिससे वो आसानी से कर सके? तो ये क्या हुआ? संकल्पना का निर्माण करना। अब वो निर्माण कर लेता है, उसे समझ में आ जाता है कि इस विधि से वो ये चीज हल करेगा तो उसका आंसर जल्दी आ जाएगा। मतलब वो गुणा कर डालता है। अब जब उसने गुणा कर लिया तो क्या हुआ? संकल्पना पर प्रयोग करना। अब उसने संकल्पना पर प्रयोग कर लिया। अब आगे वो क्या करता है? वो अपने उत्तर की बार बार जांच करता है, बार बार गुणा करके देखता है कि उसका उत्तर सही है या गलत है। यह क्या हुआ? यह प्राप्त आंकड़े को जांचना हुआ। ठीक है। और लास्ट में क्या करता है? लास्ट में निकल के आया निष्कर्ष। अच्छा, अब आप ये देखिए कि यहाँ पर निष्कर्ष निकल रहा है ना कि हल। क्यों? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि बच्चे ने जब 6 और 4 से गुणा किया और उसका उत्तर 30 आया, मतलब उसका उत्तर आना था कितना? 24, लेकिन बच्चे का उत्तर कितना आया? 30। अब बच्चे ने प्रोसेस तो पूरा किया, मतलब हर हालात में बच्चे का क्या आया? निष्कर्ष आया, ना कि हल आया। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर प्रयोग सफल हो।
अब बच्चा क्योंकि वह समस्या समाधान के प्रत्येक चरण को फॉलो कर रहा है, मतलब बच्चे ने समस्या को पहचाना, सूचना या आंकड़े को इकट्ठा किया, संकल्पना का निर्माण किया, प्रयोग भी किया, आंकड़े को बार बार जांचा भी, निष्कर्ष निकाला, लेकिन उसका क्या नहीं आया? हल नहीं आया। अब इसलिए बच्चा क्या हुआ? क्योंकि वो प्रत्येक चरण को फॉलो कर रहा है, इसलिए बच्चा क्या हुआ? समस्या समाधान करता हुआ। अच्छा, एक प्रश्न हम देखेंगे, आप इसका आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको ये लेक्चर, ये वैज्ञानिक विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर आपको ये समझ में आई तो आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा। प्रश्न क्या है? एक बच्चा कई बार प्रयास करने के बाद भी एक प्रश्न को हल नहीं कर पाया, यह क्या है? ए है बच्चा मानसिक रूप से कमजोर है, बी है अध्यापक बच्चे को सही से नहीं पढ़ा रहा है, सी है बच्चे में समस्या समाधान की क्षमता विकसित हो रही है, डी है बच्चा लापरवाही कर रहा है। अब आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, फिर हम अगले वीडियो में इस पर भी चर्चा करेंगे और फिर आगे और भी प्रश्नों को हम देखेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपके इससे जुड़े कोई प्रश्न या कोई सुझाव हों तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।